ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਜੀਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦੀ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सब तो पहली तो यही याद रखना है कि जो भारतीय संविधान सी वो किसने बना के दिता सी, वो बना के दिता सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया सीगा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया सीगा वो सब तो पहला किहने दिता, या कह लो कि जो सब तो पहला डिमांड रखी गई सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी, वो किसने रखी सी। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो ये जो डिमांड रखी गई सी, ये रखी गई सी एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय ने ये डिमांड 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। लेकिन ये एम एन रॉय कौन ਸੀਗੇ? देखो, ये एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ਦੇ फाउंडर, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ਦੇ फाउंडर ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ इस कम्युनिस्ट पार्टी ਨੂੰ 1924-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, और एक छोटी पार्टी ਦੇ कह लो ਤੁਸੀਂ कि फाउंडर ਸੀ एम एन रॉय, जिन्हों ने डिमांड रखी सी सब तो पहला कि अगर साडा संविधान बनाया जाएगा तो वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन देखो, एक छोटी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी एक छोटी पार्टी है, इस करके एम एन रॉय दी जो डिमांड सीगी वो फुलफिल नहीं की गई बाय ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा इन्हां दी डिमांड जिहड़ी सी ओह नहीं मन्नी गई। लेकिन इस दे नाल ही जो ऑफिशियल डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी, वो रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो आईएनसी ने की कीता 1935 ਵਿੱਚ, मतलब एक साल बाद ही अपनी एक ऑफिशियल डिमांड रखती सी कि अगर संविधान बनेगा तो उस संविधान ਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनावेगी। और ये ऑफिशियल डिमांड सी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो इस बारे ब्रिटिश जेड़ा सी वो सोचेगा। ठीक है, इस बारे ब्रिटिश ਨੂੰ लगेगा कि एक बहुत बड़ी पार्टी ने इसकी डिमांड की है तो इसको फुलफिल करना ही पएगा। लेकिन इस दे नाल ही 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ਇਹ ਵੀ घोषणा की। तो देखो, डिमांड रखी 1935 ਵਿੱਚ, और डिमांड तो बाद जवाहरलाल नेहरू ने की ਕੀਤਾ, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੋਗੇ वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी ड्राफ्ट बाय, मतलब जो भी साडा संविधान बनेगा उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा एक ड्राफ्ट जेड़ा सी वो तैयार किया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट सी ये जवाहरलाल नेहरू ने दी सी, और 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋर्ट आई। लेकिन हुण ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड सी उस ਨੂੰ लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उस समय ਦਾ वाइसराय ਸੀਗੇ लॉर्ड लिनलिथगो, इन्हां ने अगस्त ਨੂੰ 8 अगस्त 1942 ਨੂੰ इस अगस्त प्रपोजल ਨੂੰ एक्सेप्ट कर लिया सी। इस डिमांड ਨੂੰ इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड ਨੂੰ एक्सेप्ट कर लिया सी, और इस ਨੂੰ ही बोलते ने अगस्त प्रपोजल, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ एक्सेप्ट किया गया ਸੀਗਾ। तो ये तुसी याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो डिमांड रखी सी 1935 ਵਿੱਚ, उस डिमांड ਨੂੰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक्सेप्ट किया गया 8 अगस्त 1940 ਨੂੰ, और ये कहा गया कि ठीक है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देवांगे, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ब्रिटिश कह रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो कह रहा है ब्रिटिश ਦੀ मदद करो। ठीक है, सैकंड वर्ल्ड वार ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट करो। तो ये डिमांड रखती अगों लॉर्ड लिनलिथगो ने। लेकिन इंडियन जो सीगे वो सैकंड वर्ल्ड वार ਨੂੰ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सी, या कह लो कि सैकंड वर्ल्ड वार ਦੇ ਵਿੱਚ साथ नहीं देना चाहते सी ब्रिटिश ਦਾ। इस करके इस अगस्त प्रपोजल ਨੂੰ खुद ही रिजेक्ट कर दिता गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ਅਤੇ मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस ਅਤੇ मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रपोजल ਨੂੰ खुद ही ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ रिजेक्ट
करता सी। ठीक है, तो आई थिंक इत्थों तक दी कहानी तुहानू जिहड़ी है वो समझ आ गई होएगी। उस तो बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इस चीज दे लई ही मतलब इस जो प्रॉब्लम आ चुकी सी ये, ठीक है, इस प्रॉब्लम दे हल दे लई ही भेजिया सीगा क्रिप्स मिशन। 11 मार्च 1942 ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਰ ਸਟੇਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ 1942। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਜੋ ਸੀ ਜਦ ਸਟੇਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक कि जो क्रिप्स मिशन वादे करता पिया सी उन्हां वादियां दी डेट टप चुकी है और वो वादे कदे भी पूरे नहीं होंगे। तो इस तरह गांधी ने क्रिप्स मिशन नु पोस्ट डेटेड चेक कह के संबोधन किया सी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, क्वेश्चन आंदा भी है कि गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक जेड़ा सी वो किस नु किया सीगा, तो वो किया सी क्रिप्स मिशन। तो इत्थों तक दी कहानी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। उस तो बाद क्रिप्स मिशन तो बाद अपने को आंदा है कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ और इसके ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਰ ਸਟੇਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਸਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਸਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, द कैबिनेट मिशन ने की किया स्पेंड किए 3 वीक इंडिया दे विच और इसने डिस्कशन की अलग अलग लीडर्स दे नाल और उन्होंने लीडर्स नु मनाया और पोलिटिकल पार्टीज नु मनाते हुए या पोलिटिकल पार्टीज नाल डिस्कस करते हुए ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूट असैंबली ही बनाई जाएगी और कॉन्स्टिट्यूट असैंबली द्वारा ही भारत का जिहड़ा सी वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा। तो इतने एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूट असैंबली इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असैंबली इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो तुसी की कहोगे कैबिनेट मिशन। तो मतलब कैबिनेट मिशन ने तुहानू बना के दिती सीगी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। तो हुण आपां नू कैबिनेट मिशन ने एक कॉन्स्टिट्यूट असैंबली बना के देती और इस कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दे टोटल मैंबर सी 399, याद रखना है। और ये 399 कित्थों आए, तो देखो 399 दे विचों 292 मैंबर गवर्नर प्रोविंसेस तो आंदे हैं। ठीक है, 93 मैंबर प्रिंसली स्टेटा तो आंदे हैं, उस समय प्रिंसली स्टेटा होया करदियां सन। ठीक है, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस तो 4 स्टेट तुहानू देखण नू मिलदे हैं। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जिहड़ियां 4 किहड़ियां सी, एक सी कुर्ग, ठीक है, एक सीगा अपने कोले बलूचिस्तान, एक सी अजमेर और एक सी दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 जो सीगियां वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस सीगियां और इन्हां चारां तो 4 मैंबर जिहड़े सी इलैक्ट होके आए सीगे और गवर्नर प्रोविंसेस तो 292 मैंबर इलैक्ट होके आए सीगे। प्रिंसली स्टेटां नूं भी कहा गया सीगा कि तुसीं भी अपने मैंबर इलैक्ट करके भेजो, लेकिन ये इलैक्शन नहीं करवाते, इस करके इन्हां ने अपने नॉमिनेट मैंबर जिहड़े सीगे वो भेजे सी। तो टोटल 93 मैंबर नॉमिनेट होके जिहड़े सीगे वो आए सीगे। हुण इत्थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन तुहाडे सामने आंदा है और अगर तुहानू पूछ लें कि भाई टोटल इलैक्टेड मैंबर किन्ने सी कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दे, तो उत्थे 399 मैंबर तुसी नहीं लाना क्योंकि सारे दे सारे मैंबर इलैक्टेड मैंबर नहीं सीगे, बल्कि 292, ठीक है, और प्लस 4 296 मैंबर जिहड़े सीगे वो इलैक्टेड मैंबर सीगे। ठीक है, और इन्हां 296 मैंबरां दे विचों जो इलैक्शन होए, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इलैक्शन होए सी, ये तुसी याद रखना है। इलैक्टेड जिन्नियां भी इलैक्टेड असैंबली सीगियां उन्हां असैंबलियां दे विचों ही मैंबर जिहड़े सी चुने गए सी और इन्हां मैंबरां दे विच टोटल 15 वोमेन सीगियां, ये भी तुसी याद रख लियो। तो जो इलैक्शन होए उन्हां इलैक्शनां दे विच कांग्रेस नूं 208 सीटां, मुस्लिम लीग नूं 73 सीटां और अदर्स नूं जिहड़ियां सीगियां वो 15 सीटां मिलियां सी। इस करके जो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली सी उस कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दे विच जो बहुमत मिलिया सी वो बहुमत मिलिया सीगा कांग्रेस नूं। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो हुण अपने कोले जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट असैंबली बन चुकी है। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दे विच जो बहुमत मिलिया वो मिलिया कांग्रेस नूं 208 सीटां दे
नाल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली की जो फर्स्ट मीटिंग रखी गई ਉਹ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946, ठीक है। 3 मीटिंग ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946, 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946, 3 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਸਨ। लेकिन इस समय डॉक्टर रजिंदर प्रसाद बीमार करके एबसेंट सीगे, इस करके उस मीटिंग ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ जो ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੈਨਾ। तो इस तरह अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੈਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ देखो डॉक्टर रजिंदर प्रसाद उस समय एबसेंट हो गए, तो सानू कौन दसे कि भी इस मीटिंग ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? क्यों? क्योंकि ना तो साडे कोले कोई संविधान है, ना ही साडे कोले कोई कानून है। तो उस समय ਅਸੀਂ फ्रांस ਦਾ कॉन्स्टिट्यूशन काफी डील करते ਸੀ, इस करके फ्रांस ਦੇ कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ पढ़िया गया। और फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾइस प्रेसिडेंट भी चुन लिया HC मुखर्जी, ठीक है, और एडवाइजर भी चुन लिया BN रॉय। ये ਜਿਹੜਾ MN रॉय नहीं है, BN रॉय है। और BN रॉय ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। तो इस तरह दूसरी मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रपोजल ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ऑब्जेक्टिव प्रपोजल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ऑब्जेक्टिव ਹੋਣਗੇ। तो इस ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। which was later adopted as the preamble of the constitution, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड रख दी गई मुस्लिम लीग ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने की किया, पाकिस्तान की डिमांड रखी गई, पाकिस्तान अलग बनाने की गल की गई। और पाकिस्तान शब्द भी अगर तुहानू कोई पूछ ले कि किने दिता तो भी तुसी दस सकते हो, चौधरी रहमत अली ने ये पाकिस्तान जिहड़ा सीगा वो शब्द दिता सीगा, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान की डिमांड रखी गई मुस्लिम लीग द्वारा और ऐसे ही डिमांड ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ 3/6/1947 ਨੂੰ। तो इस समय मुस्लिम लीग ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। तो इस कॉन्स्टिट्यूट असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 399, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। तो फाइनली ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 299 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 399 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। तो फाइनल लास्टली ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 299 ਮੈਂਬਰ ਬਚ
ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਇਹੀ 99 ਮੈਂਬਰ 299 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। तो इतों तक की कहानी तो समझ आ गई होगी। तो आप नैक्सट चलते हैं। उस तो बाद देखो उस तो बाद की होया अपने कोले कॉन्स्टिट्यूट असैंबली बन चुकी है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असैंबली अपने 90 मैंबर लैके अलग हो चुकी है और अपने कोले फाइनली जो मैंबर बचे है वो 299 मैंबर बच चुके हैं। हुण यही 299 मैंबर जो हैगे है वो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली बनाई है उन्होंने और यही कॉन्स्टिट्यूट असैंबली परफॉर्म करेगी वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साडे संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो वेरियस फंक्शन होंगे उन्हां फंक्शनस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ फुलफिल करेगी कॉन्स्टिट्यूट असैंबली जो फाइनली साडे कोले 299 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ बच चुकी है। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाई गई। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असैंबली द्वारा कमेटियां बनाई गई जो डिफरेंट टास्क करनियां जिहदे विचों मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी सी ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 च बनाई गई और इस दे लीडर सीगे या इस कमेटी ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ और इस कमेटी ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ਦੇ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर सीगे लेकिन तुहानू पता रिटायर हो गए सीगे और इन्हां दी जगह ते आ गए सीगे माधव राव। और उस तो बाद है डी.पी. खेतान। अच्छा डी.पी. खेतान जो सीगे उन्हां दी डेथ हो गई सी इस करके इन्हां दी जगह ते आ गए सी अपने कोले टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी जो सीगी उस ड्राफ्टिंग कमेटी दे हेड डॉक्टर बी आर अंबेडकर टोटल 7 मैंबर और 7 मैंबरां दे विचों भी 2 मैंबर जिहड़े सीगे उन्हां नू रिप्लेस जिहड़ा सीगा ओह कर दिता गया सीगा। जो अदर कमेटीज है जो बाकी कमेटीज बनियां सीगियां उन्हां बाकी कमेटी दी जो डिटेल है वो बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड ते मैं तुहानू दित्ती हुई है। तो आपां उत्थे जिहड़ा हैगा वो चेक करांगे। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानू पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। तो आपां चलते हैं नेक्स्ट। देखो उस तो बाद की होया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है। जो टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट तैयार किया प्रिपेयर किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसनू किन्ने बार रीड किया गया उसनू किन्ने बार पढ़िया गया। तो उसनू 3 बार जिहड़ा सीगा वो रीड किया गया सीगा। 4 नवंबर 1948 नू पहली रीडिंग हुंदी है, 15 नवंबर 1948 नू दूसरी रीडिंग हुंदी है ਅਤੇ 14 नवंबर 1949 ਨੂੰ तीसरी रीडिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और इन्हां 3 रीडिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो टोटल गलतियां ਦੀ ਗੱਲ करिए तो ਜਾਂ अमेंडमेंट ਦੀ ਗੱਲ करिए तो ਉਹ 7653 गलतियां निकलदियां। ठीक है। जिन्हां ਨੂੰ अमेंड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है लेकिन संविधान करतावां ने की ਕੀਤਾ कि ਇੰਨੀਆਂ अमेंडमेंट ना करके सिर्फ ਤੇ सिर्फ 2473 गलतियां ਨੂੰ कवर करते हुए ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ संविधान ਨੂੰ की कर लिया सीगा अडॉप्ट कर लिया सीगा। तो ड्राफ्ट ਦੀਆਂ 3 रीडिंग ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 7653 ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ लेकिन 2473 ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ कर लिया गया ਸੀ। तो 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और इस संविधान ते साइन किए गए सी जो वो 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ साइन किए गए और यही कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दी लास्ट मीटिंग मनी जाती है। तुसी याद रखना है कि लास्ट मीटिंग केड़ी सी। तो 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ लास्ट मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ और ਇੱਥੇ साइन किए। हालांकि इस दिन भी ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ लेकिन ਆਪਾਂ 26 जनवरी ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ कर दिता गया सी। इस तरह ये तीनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ आखिरी जो मीटिंग हुई जो साइन हुए 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ और जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ लागू कर दिता गया सी। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 दिन लगे और ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ मतलब लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बन के तैयार होया। ठीक है। दुनिया का सब तो बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की है केड़ा है वो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके टोटल 11 सैशन हुए। ठीक है। टोटल 11 मीटिंग्स हुई या 11 सैशन हुए और 64 लाख रुपया जिहड़ा सीगा वो खर्च
ਹੋਇਆ ਸੀ। तो आई थिंक ਇਹ डिटेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ? 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 470 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਾर्ट 20 ਸੀਗੇ ਜੋ ਅੱਜ 25 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। तो ये तुसी याद रखना है, ठीक है। अमेंडमेंट भी अगर मैं गल करा तो अमेंडमेंट भी 105 अमेंडमेंट हो चुकी है, तो मैं प्लस पा देना ताजो आने वाले समय दे विच भी ये टॉपिक तुहाडे लई बने रहे। तो 105 प्लस अमेंडमेंट दी आपां गल कर सकते हैं, ठीक है। हुण जो साडा संविधान बनिया, तो जो साडा संविधान है इसका नेचर की सी? तो देखो साडे संविधान दा नेचर सीगा ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ठीक है। सैमी फेडरल या क्वेजी फेडरल के नाम नाल भी जानते हो, जिसका मतलब है सम टाइम यूनिटरी ऑलवेज फेडरल। अच्छा, इसका मतलब की है? देखो फेडरल का मतलब होता है सेंटर ਅਤੇ स्टेट दी सरकार, ठीक है। सेंटर दी सरकार अड होएगी और सेंटर दी सरकार अलग होएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू या ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी ये जो स्टेट की सरकार होंगी है वो हटा दी जाती है। मतलब कह लो कि स्टेट का रोल खत्म हो जाता है, तो सिर्फ सेंटर का रोल बच जाता है, तो उदों ही बन जाएगा यूनिटरी। तो जो एमरजेंसी होएगी उदों ही यूनिटरी कंसीडर किया जाता है, और फेडरल नॉर्मली ऑलवेज ये फेडरल ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सेंटर ते स्टेट की जिहड़ी हैगी आ वो सरकार होंदी है। तो इसे नूं ही बोलते हैं क्वेजी फेडरल। तो ये तुसी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट है जो तुसी याद रखनी है, पहली गल तो अडॉप्ट दी डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1949, और फिर तुसी साइन दी डेट याद रखनी है 24 जनवरी 1950 दी, और फिर तुसी उस नूं लागू करन दी डेट भी याद रखनी है 26 जनवरी 1950 दी। उस तो बाद जो नैशनल फ्लैग सी जिसका डिजाइन तैयार किया सी पेंगाली वेंकैया ने, ठीक है, जिसका साइज भी तुसी जेड़ा हैगा वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो पेंगाली वेंकैया सीगा, ठीक है, वेंकैया, उन्होंने नैशनल फ्लैग का जो सीगा वो डिजाइन जेड़ा सी वो तैयार किया सीगा, ठीक है। और इसका साइज जेड़ा हैगा वो 2-3 या 3-2 अगर तुहानू पूछ लें तो दोनों ही डिजिट जेड़े है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर तुहानू पूछ लें कि भाई इसकी ऊंचाई और लंबाई कितनी सी, तो 2-3 का कॉन्सैप्ट है। तो जिवें भी वो पूछन वो तुसी जवाब देना है। तो ये जो नैशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया सी, 22 जुलाई 1947 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜੋ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨ गण मन जो सीगा, ठीक है, और ये लिखा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये गीतांजलि चो मतलब लिता गया है, और ये 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ठीक है। अगर आप नैशनल सॉन्ग की गल करिए तो इतने सॉन्ग कर लो। नैशनल सॉन्ग की गल करिए तो वह है अपने को वंदे मातरम, ठीक है। तो नैशनल सॉन्ग वंदे मातरम की गल करिए तो ये अडॉप्ट किया गया सी 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ। तो ये तुसी याद रखना है, ठीक है। तो वंदे मातरम जेड़ा सीगा ये बैंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा होया, और ये आनंद मठ तो लिता होया, ये भी तुसी याद रख लियो, आनंद मठ तो जेड़ा सीगा ये लिता सी। उस तो बाद साडा जेड़ा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सी ओनू हैंड रिटन किया गया सी, हथी लिखा गया सीगा। और अगर इंग्लिश विच पूछ लें तो प्रेम बिहारी रायजादा ने, और अगर हिंदी विच पूछ लें तो वेद प्रकाश वैद्या ने इसनू अपने हथी जेड़ा सी ओह लिखिया सीगा। तो आई थिंक ये स्लाइड भी तुहानू पूरी कंप्लीट जेड़ी हैगी आ ओह हो गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू दबा लो, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕ